Hello students, I am Meenakshi Biani and welcome to my channel #Meenakshi Tutorials #। मैंने आपको डिमांड कुछ दूर तक करवाया था, उसके बाद अब हमें लॉ ऑफ डिमांड से आगे कंटिन्यू करना है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या चीज़ होती है? लॉ ऑफ डिमांड होती है, वो ये कहती है कि कैसे ये एक रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। ये शो करता है कि जब प्राइस कोई चीज़ का बढ़ता है तो डिमांड उस चीज़ की रिड्यूस हो जाती है। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है, देखिए मैं आपको ग्राफिकली अगर बताऊं, ये होता है लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ और यहाँ पे आता है मेरा हमेशा प्राइस। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ मेरी आती है क्वांटिटी एक्स वाई, ये सब कंपल्सरी है, ये हमें ज़रूर करना होता है। ये है मेरा लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से ये डिमांड का होता है। देखिए जब मेरा प्राइस इतना था, ज़्यादा था, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड ये थी, ठीक है। जैसे ही मेरा प्राइस जो है रिड्यूस होकर के P1 पे आया, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई, Q से Q1 पे चल गई। ये है लॉ ऑफ डिमांड। मीन्स जैसे जैसे हमारा प्राइस डिक्रीज होगा, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, और प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी। जब हम लॉ लिखते हैं, पहली बात, आप इसके स्टेटमेंट को चेंज नहीं करेंगे, लॉ हमने नहीं बनाया है। बस इट शोज थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस की अलग बात है, आप पूरा नहीं चेंज कर सकते हैं उसको। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये हमें ज़रूर लिखना चाहिए। ये अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। और जब हम लॉ लिखते हैं, डोंट लुक एट द मार्क्स। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, लॉ के साथ में ग्राफ जो ये मैंने बनाया है, ग्राफ के साथ में हमें अजम्पशंस जरूर देने होते हैं। इसके क्या अजम्पशंस होते हैं कि पहली बात, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कंज्यूमर के चेंज नहीं हुए हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अगर मान लीजिए चेंज हो जाते हैं तो आप जो कितना भी मैं आपको सस्ता दे दूँ, आपको सामान लोगे, या कितनी भी महंगी चीज़ हो आप उसको लोगे ही लोगे। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्राइस एट दैट टाइम, ठीक। दूसरी चीज़, आपकी इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी इनकम चेंज हुई तो चाहे दाम घटें चाहे ना घटें, अगर आपकी इनकम बढ़ी है तो आप अपना कंजम्पशन इंक्रीज कर देंगे, अगर आपकी इनकम घटी है तो आप अपना कंजम्पशन रिड्यूस कर देंगे। सो इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स आर नॉट चेंजिंग। सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये मैंने आपको पहले बताया था, अगर वो चेंज हो जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारे गुड्स की डिमांड चेंज हो जाती है। सो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये चेंज नहीं हो रहे हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आर ऑल्सो नॉट चेंजिंग, जैसे मैंने आपको बताया। देन कंज्यूमर्स जो हैं कोई सिग्निफिकेंट चेंज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स का फ्यूचर में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए ये चीज़। अब क्यों हम ज़्यादा परचेज करते हैं जब प्राइसेस रिड्यूस हो जाते हैं? जब मेरे किसी भी चीज़ के दाम गिर जाते हैं तो क्यों हम ज़्यादा परचेज करने लगते हैं? वाई डू वी ट्राई टू परचेज मोर? उसका कुछ रीजन्स होते हैं, ठीक है। Why purchase more? If price is reduced. क्या रीजन है? सबसे पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहती है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहती है कि जो कंजम्पशन होता है कमोडिटी का, वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे मैं किसी चीज़ का कंजम्पशन इंक्रीज करूंगी, उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी मुझे मिलती है वो डिक्रीज होती जाएगी, यानी कि उसकी वैल्यू मेरे लिए कम होती जाएगी। तो एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ परचेज के साथ में आप और कम पे करना चाहिए, क्योंकि अब आपके लिए उसकी वो वैल्यू उतनी नहीं है जितनी पहले थी। सो दैट इज वाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से, जैसे अगर मान लीजिए दाम कम हो गया तो मैं खरीद लूंगी, दाम कम नहीं होता, कितना तो यूज कर लिया, अब क्यों खरीदना है, छोड़, यही होता है। नेक्स्ट होता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड जब रियल इनकम जो होती है वो चेंज करती है ओइंग टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। रियल इनकम क्या होती है? रियल इनकम मतलब वो नहीं कि मेरी इनकम बढ़ गई या घट गई। मान लीजिए कोई चीज़ का दाम घट जाता है, ठीक है, प्राइसेस आर रिड्यूस्ड। इफ प्राइस इज रिड्यूस्ड तो आप जब खरीद के लाते हैं, मान लो आप कोई चीज़ है जो आप सपोज 5 यूनिट या 6 यूनिट खरीद करके लाते हो, ठीक है, 5-6 यूनिट जो आप खरीदते हो, अब की बार उसमें भी आपके पास थोड़े पैसे बच रहे हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो जब प्राइस फॉल करता है तो आपकी रियल इनकम इंक्रीज हो गई ना, जितना खरीदते हो उतना ही खरीद रहे हो, उसके बावजूद हाथ में थोड़े बहुत पैसे बच रहे हैं, तो इसलिए डिमांड जो होती है वो एक्सपैंड कर जाती है। तो आपको लगता है भाई इतना रुपया मुझे हर बार इसमें डालना ही डालना है, ज़्यादा आ जाएगा तो आप ही का बेनिफिट है। नेक्स्ट होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये रिफर करता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी फॉर द अदर।
ठीक है। जब वो सस्ती हो जाती है, जैसे कोई चीज़ अगर सस्ती होती है, मान लीजिए कि मैं कोई चीज़ खरीदती आती, चाय पत्ती है, कुछ भी मैं खरीद के लाती हूँ, अब वो दूसरा जो ब्रांड था, दूसरा ब्रांड सस्ता है, जो ब्रांड मैं यूज़ कर रही थी वो महंगा है। तो फर्स्ट इम्पैक्ट क्या होता है, जहाँ हम दाम कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि एक काम करते हैं, वो वाला ट्राई करके देखते हैं, अच्छा लगा तो फिर वही ले लेंगे, वो कंपैरेटिवली सस्ता है। सो दैट इज़ वाई प्राइस इफेक्ट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मतलब जो कंज्यूमर्स मेरे पास पहले से डिमांड ग्रुप में नहीं थे वो भी अब इसी ग्रुप में इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। जैसा मैंने आपको कहा कि जब कोई चीज़ का प्राइस रिड्यूस होता है तो लोग ट्राई करने ही पहुंच जाते हैं, ठीक है, ट्राई करने ही आ जाते हैं, तो इसकी वजह से अपने आप ही मेरा कंज्यूमर ग्रुप इंक्रीज हो जाता है। और डिफरेंट यूजेस, गुड्स जो होते हैं उनके बहुत सारे यूजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दूध है तो आप उसका दही बना लोगे, चीज़ बना लोगे, बटर बना लोगे। अगर मिल्क का प्राइस रिड्यूस होता है तो आप उसको अलग अलग यूज़ में यूज़ करोगे ना। अगर मिल्क का दाम बढ़ा हुआ है तो आप कहोगे छोड़ यार, पीना और चाय ज़्यादा ज़रूरी है, खाली उसके लिए रख लेते हैं, बाकी की देखी जाएगी। सो दीज आर द कंडीशंस। एंड लॉ ऑफ DMU, दूसरा मैंने कहा था आपको इनकम इफेक्ट जो पड़ता है उसका, यानी कि जो रियल इनकम इंक्रीज करती है। तीसरा होता है मेरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी कि मैं सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, अगर कोई चीज़ सस्ती है या महंगी है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। चौथा होता है मेरे पास में साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, जो कि ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। और फिफ्थ पॉइंट है इसके अंदर में कि डिफरेंट यूजर्स पे जिन हम गुड्स को लगा सकते हैं, डिफरेंट यूजर्स। सो दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो कि हम लेकर के चलते हैं। क्यों, जो मेरा रीज़न है कि कोई भी चीज़ का प्राइस गिरने की वजह से उसकी डिमांड क्यों इंक्रीज होती है, वो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, जो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो लॉ ऑफ डिमांड पे लागू नहीं होते हैं, क्या होते हैं वो एक्सेप्शंस? आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन क्या चीज़ें होती है? जिससे सोसाइटी में नाम होता है, स्टेटस है, तो एक सोशल डिस्टिंक्शन क्रिएट होता है, आपको अलग से लोग दिखते हैं। तो हाई, इनके दाम जितने ज़्यादा होंगे ना उतना ज़्यादा इन चीज़ों को लोग लेंगे, ठीक है। तो ये वेबलन गुड्स होते हैं, जितने महंगे होते हैं उतने ज़्यादा बिकते हैं। अगला होता है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स वो होते हैं जो इंफीरियर में भी और नीचे क्वालिटी के होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा ख़राब गुड्स होते हैं ये। तो इंफीरियर गुड्स, अब जैसे मान लीजिए कि अब आपकी इनकम बढ़ गई तो आप क्यों लोगे इंफीरियर गुड्स? ऑफ कोर्स यू विल बाय वॉट एवर इज़ गुड। अब मान लीजिए आपकी इनकम तो अलग चीज़ हो गई, अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से देखूँ, अगर इसके दाम गिर गए, इंफीरियर गुड्स थे पहले ही, इसके दाम और ज़्यादा गिर गए तो आप सोचिए इसकी क्वालिटी और कितनी ज़्यादा गिर जाएगी। पहले ही ये बहुत ज़्यादा ख़राब थे, अब ये और भी ज़्यादा उसको रिड्यूस कर देंगे। तो ऐसे केस में अगर इनके दाम गिर जाते हैं तो लोग इनको खरीदना बंद कर देते हैं या लगभग कम कर देते हैं। लोगों को ये लगता है इससे बेटर तो ये होगा कि मैं कम खा लूँ लेकिन कुछ अच्छा तो लाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट होता है इर्रेशनल जजमेंट। लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जाता है जब कंज्यूमर्स जो होते हैं क्वांटिटी ऑफ गुड्स को उनके प्राइस से जज करते हैं। कई ऐसे आपको लोग मिलेंगे, यार जितना महंगा होता है उतना अच्छा होता है। ऐसे कहावतें भी होती हैं कि एक बार महंगी चीज़ ले लो और काम खत्म, बार बार सस्ती चीज़ लेते तो बारी बार होते रहो कि भाई कोई फायदा नहीं है, बार बार खराब होती रहती है। तो कई ऐसे होते हैं इर्रेशनल जजमेंट वाले भी होते हैं कि वो कहते हैं कि जितना महंगा होगा उतना अच्छा होगा, तो उन लोगों के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड जो होती है वो अप्लाई नहीं करता है। लॉ ऑफ डिमांड ऐसे जो एक्सेप्शनल गुड्स के लिए होता है उसका लॉ ऑफ डिमांड में बताती हूँ, उसका डिमांड कर्व चेंज हो जाता है। तो ये एक्सेप्शनल केसेस में मतलब एक्सेप्शंस टू द लॉ, क्या होगा उसका डिमांड कर्व? यहाँ वही है क्वांटिटी, यहाँ प्राइस है, ये 0 x y, ये तो एज इट इज आपको लिखना ही लिखना है। इसका डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई, प्राइस कम था तो क्वांटिटी डिमांडेड कम थी। ये है मेरा एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, ये मेरे एक्सेप्शंस में आ जाता है ये चीज़, ठीक है। अच्छा, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व मैं आपको ज़रूर करवाती हूँ, थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा ये वीडियो, बट स्टिल मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसमें होता है एक तो एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जैसे कि जो शिफ्ट होती है डिमांड कर्व में, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड सेम प्राइस पे। जैसे सेम डिमांड कर्व में खाली प्राइस, ओन प्राइस की वजह से जो होता है वो एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन होता है। यानी कि आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन सेम कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज करने की वजह से होता है। वेराज जब पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट होता है तो वो अपने प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर्स की वजह से होता है। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू। जैसे मान लीजिए कि मैं दो ग्राफ बना रही हूँ आपको और उससे आपको एक्सप्लेन करती हूँ।
ये हैज इट जैसे हमारा y और ये x और ये 0 अगेन, यहाँ क्वांटिटी है, यहाँ प्राइस है, यहाँ पे भी एक है प्राइस, यहाँ क्वांटिटी है। अब देखो जैसे ये है मेरा डिमांड कर्व। अब अगर मेरा प्राइस ज़्यादा था तो क्वांटिटी डिमांडेड इतनी थी, P पे Q था। अब मेरा प्राइस रिड्यूस हो गया तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। P1 पे Q1 हो गई मेरी क्वांटिटी डिमांडेड, तो मेरी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई ना। तो जब ये इंक्रीज हुई यहाँ से यहाँ पे आई, तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। मेरा इंक्रीज हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई क्योंकि प्राइस रिड्यूस हो गया, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व। वेयर एज अब देखिए इसी में सेम चीज है, पहले मेरा प्राइस इतना था तो क्वांटिटी डिमांडेड इतनी थी, अब प्राइस इंक्रीज हो गया, P1 पे आ गया तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस हो गई, Q1 पे आ गई, ये रिड्यूस हुई है, ठीक है। प्राइस पहले P से P1 पे चला गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको ये जो अपवर्ड शिफ्ट हुआ है इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक। तो यानी कि सेम ग्राफ में अगर ऊपर या नीचे शिफ्ट हो रहे हैं तो एक्सटेंशन, ऊपर जा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन, सेम कर्व में, ठीक, सेम डिमांड कर्व के अंदर में ये होता है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज बिकॉज ऑफ द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर फैक्टर, ठीक। अच्छा अब मान लीजिए ये मेरा डिमांड कर्व, ठीक है। दो डिमांड कर्व बनेंगे, कैसे बने हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि पहले आपका थोड़े से ज्यादा स्टीप बन गए, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, थोड़ा इसको ऐसा बना देना तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सेम प्राइस पे, प्राइस हैज नॉट चेंज बट द क्वांटिटी डिमांडेड हैज चेंज फ्रॉम Q टू Q1। सेम प्राइस पे मतलब कि देखिए ये क्वांटिटी और प्राइस का है, तो सेम प्राइस था मेरा, प्राइस मेरा चेंज नहीं हुआ है लेकिन मेरी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई है। तो इस टाइप के जो डिमांड कर्व, ये जो दो डिमांड कर्व बने हैं D और D1, पूरा मेरा डिमांड कर्व एक्सटेंड हो गया। ये किस वजह से हो सकता है, मेरी इनकम इंक्रीज हो गई है, या सब्स्टिट्यूट गुड्स के जो प्राइस थे वो इंक्रीज हो गए तो मेरे गुड्स की डिमांड ऑब्वियसली बढ़ गई, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के जो प्राइसेस थे वो फॉल कर गए तो ऑब्वियसली मेरे गुड्स की डिमांड जो है वो अपने आप ही बढ़ जाएगी। जब लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मेरे गुड्स के प्रति फेवरेबल हो जाएंगे तो वो खरीद लेंगे, सेम प्राइस पे भी लोग जो है मेरे ही कुछ खरीदने आएंगे। एंड व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इन नियर फ्यूचर, जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में नमक का एग्जांपल दिया था, वही चीज़ है कि फ्यूचर में दाम बढ़ने वाले हैं तो लोग अभी से स्टोर करके रख लेंगे, या फ्यूचर में दाम घटने वाले हैं तो लोग क्या करेंगे, तो ऑटोमेटिकली अगर अभी से स्टोर करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी एज यू कैन सी। और अगर मान लीजिए कि फ्यूचर में डिमांड हमारी उसकी प्राइसेस उसके रिड्यूस होने वाले हैं तो कहेंगे अभी जितनी जरूरत है उतना ले लो, बाद में ज़्यादा ले लेंगे, तो वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये है इंक्रीज। अगर ये कर्व इधर शिफ्ट होता है तो ये हुआ इंक्रीज, और अगर ये कर्व इधर शिफ्ट होता तो ये होता डिक्रीज। अब डिक्रीज के रीजन भी मैं आपको बता दूं, मैंने एक ही ग्राफ में आपको ये दोनों चीजें करके बता दिया। आई होप इट इज क्लियर बिकॉज द वीडियो इज गोइंग टू लॉन्ग। तो इसके रीजन भी ये जस्ट ऑपोजिट इनकम फॉल कर गई, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस जो थे वो फॉल कर गए, तो ऑब्वियसली मेरी जगह रोज वो वाले गुड्स लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के दाम इंक्रीज कर गए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस शिफ्ट हो गई, मेरे गुड्स लोग अब इतना पसंद नहीं कर रहे हैं, या अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी जो है वो फ्यूचर में राइज करने वाली है। तो दीज आर द फ्यू रीजंस जिसकी वजह से मेरी डिमांड जो है वो डिक्रीज कर सकती है। नाउ आई होप इट इज़ क्लियर जो आपको मैंने अभी तक करवाया कि भी क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं। अब इसके एक दो चीज़ें और हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी अलॉन्ग विद अ फ्यू थिंग्स इफ यू से, बिकॉज इट इज ऑलरेडी अ 15 मिनट्स लॉन्ग वीडियो। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अगले वीडियो में मैं आपको क्रॉस प्राइस इफेक्ट जो डिस्टिंग्विश होते हैं, जो अक्सर पेपर में आते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करके आपको बताऊंगी कि उनमें आपको लिखना क्या चाहिए। पता है कई बार होता है आपको आता सब कुछ है बट यू विल नॉट बी एबल टू राइट इट, और जब आप उसको लिख के नहीं आते हो ना तो उसके मार्क्स रिड्यूस हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैंने आई वाज इन क्लास 11, मुझे कोई गाइड नहीं कर रहा था कि भाई आपको क्या लिख के आना है, मुझे आता सब कुछ था, लेकिन जो मैं पुट इन करके आई थी उसकी वजह से मेरे मार्क्स बहुत अच्छे रहे थे, 65-66 मार्क्स पे अटक गए थे। सो आई वुड टेल यू व्हाट यू शुड राइट इन योर पेपर सो दैट यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन योर आंसर्स। सो फॉर टुडे लेट मी से गुड बाय। लेकिन आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो अपने आप पता चल जाएगा, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद दिस डिमांड। ओके देन, बाय बाय फॉर टुडे।